नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में। मैं हूं कवीन सचान। 16 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक अहम फैसला लिया गया। सरकार ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये नीलामी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए होनी। अनुमान है कि इस नीलामी के जरिए सरकार के पास 3,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आएगी। कंपनियों को ये स्पेक्ट्रम 20 साल के अवधि के लिए दिया जाएगा। सफल कंपनियों को स्पेक्ट्रम की राशि चुकाने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प होगा कि वो राशि का एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं या 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के लिए 25% रकम का भुगतान करें और 2 साल के मोरेटोरियम के बाद बाकी राशि का भुगतान 16 साल की वार्षिक किस्तों के तौर पर करें। 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए कंपनियों को कम से कम 50% का भुगतान करना होगा और इसके बाद वो 2 साल तक ऋण स्थगन के बाद बाकी की राशि 16 वार्षिक किस्तों में जमा कर सकती हैं। तो आज अर्थनीति में समझेंगे स्पेक्ट्रम की नीलामी का ये कदम किस तरीके से भारत में जो डिजिटल क्रांति या डिजिटल हम इंडस्ट्री, डिजिटल कंट्री के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें किस तरीके से मददगार होने वाला है। और इस स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए जो उम्मीदें लगा रही है इंडस्ट्री, वो क्या है और सरकार की ओर से जो सहूलियत देने की बात हुई है वो उनकी उम्मीदों को कितना पूरा करती हैं और रास्ते में आगे अड़चने या इसका फ्यूचर जो है वो किस तरीके से नजर आता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर SP कोचर साहब हैं, DG हैं COAI से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामनारायण साहब हैं जो कि फॉर्मर DDG, जो सीनियर DDG हैं डिपार्टमेंट टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से। आपका स्वागत है सर। शुरुआत मैं करना चाहूँगा कोचर साहब आपसे कि अगर इस इंडस्ट्री की डिमांड को समझें और जिस तरीके की ज़रूरतें थी इस वक्त और जब हम आगे आने वाले कुछ वर्षों में इस पूरे के पूरे सेक्टर को देखते हैं, उस नज़रिए से ये स्पेक्ट्रम नीलामी का प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मैं शुरू में ये बताना चाहता हूँ कि हम इसका स्वागत करते हैं और ये स्पेक्ट्रम नीलामी का उचित समय है, नीलामी होनी चाहिए और गवर्नमेंट की डिसीजन बहुत समय पर आई। ये कहते हुए थोड़ा सा संकोच ये है कि जो कीमतें रिजर्व प्राइस रखी गई हैं वो काफ़ी हाई रखी गई हैं और इस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत, आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें डाल पाए। तो आगे चल के देखना होगा कि कितना, आखिर उतना ही पैर पसारेंगे जितना कपड़ा है। अगर उनके पास पैसा जितना है उतना ही तो वो नीलामी में हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस समय पब्लिक के लिए ये है कि नेटवर्क डेंसिफाई हो, नेटवर्क बढ़े और सब्सक्राइबर बेस बढ़े, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम होना बहुत लाजमी है। और इसलिए ये एक विषय है कि जो आर्थिक प्राइस लिमिट रखी है उसका हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी उचित होती। बाकी नीलामी का तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन कोचर साहब, जिस तरीके से डिमांड है और जो मार्केट भारत में इस वक्त नज़र आ रहा है, उस नज़रिए से, उस लिहाज से देखें तो दुनिया के कई देशों में अगर प्राइसिंग को देखें तो कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस नज़रिए से प्राइसिंग बैलेंस नज़र आ रही है और सरकार ने इसके साथ साथ जो विकल्प दिए हैं पेमेंट को लेकर, वो एक बेहतर मौका, एक कुशन के तौर पर इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। जी देखिए, हर एक्सपर्ट डिफरेंट फार्मूला लगाता है और कौन सा फार्मूला हिंदुस्तान में उचित है और कौन सा नहीं है वो एक इशू है जिसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना नजरिया है। लेकिन इस समय आप डिमांड एंड सप्लाई की तरफ अगर आप देखें, डिमांड तो बहुत है, अब सप्लाई भी गवर्नमेंट ने उसको खोल दिया है
लेकिन क्योंकि ये ऑक्शन के जरिए आ रहा है इसलिए उसको खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए अगर पैसा ही नहीं है जेब में तो फिर कहाँ से खरीदेंगे। ऊपर से उनके ऊपर बोझ, टेलकोज के ऊपर इतना ज़्यादा है, एजीआर का बोझ आ गया, टैक्सेशन का बोझ आ गया। आप मानिए कि 30% जो टेलको की आमदनी है वो टैक्सेस और लेवीज में चली जाती है, सबसे ज़्यादा है दुनिया में। वो चीज़ें भी तो मद्देनज़र रखनी है। और इस समय लोएस्ट प्राइस टेलीकॉम सर्विसेज इंडिया में है, और मैं ये भी बोल रहा हूँ प्राइस कम होने के बावजूद वो बेस्ट सर्विसेज इंडिया में मिल रही हैं। सो ये कंसर्न तो रहेगा। रामनारायण साहब, जो हाँ जी। चिंता है उद्योग जगत की, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि टाइमिंग बहुत क्रूशियल हो जाती है अगर हम स्पेक्ट्रम नीलामी की कहें। हालांकि डिमांड जिस तरीके से बढ़ी है लॉकडाउन के दौरान, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, वो एक नई संभावनाओं को उजागर करता है, देखता है इंडस्ट्री उसको। लेकिन प्राइसिंग जिस तरीके से है और भारत में टेलीकॉम सेक्टर जो प्लेयर हैं उनकी जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, उस लिहाज से जो चिंताएं वो कितनी वाजिब आपको दिखती हैं? देखिए, जहाँ तक प्राइसिंग का बात है, जब हम ये देखते हैं कि 3.92 लाख करोड़ रुपीस रिजर्व प्राइस है, ये रिजर्व प्राइस देखने में बहुत अधिक लगता है। और इसमें एक कभी-कभी ये भी विचार आता है, क्या स्पेक्ट्रम जैसी चीज़ को ऑक्शन करना चाहिए जहाँ एक ही सेलर्स है और 3-4 बायर्स हैं। क्योंकि ऑक्शन में प्राइस जो डिटरमिन होता है, जहाँ बहुत सारे बायर हों और बहुत सारे सेलर्स हों, तो वहाँ मार्केट डिटरमिन प्राइस ठीक होता है। मगर कुछ हद तक ये बात तब ज़्यादा लागू होती है जब टेलीकॉम मार्केट मैच्योर नहीं होती, क्योंकि उनको पता नहीं होता कितने सब्सक्राइबर आएंगे, उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। अब ये विषय सेटल हो चुके हैं, हमें पता है कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं। ब्रॉडली अब 114 करोड़ करीब के सब्सक्राइबर हैं। तीनों चारों ऑपरेटर्स के पास करीब 30-35 करोड़ सब्सक्राइबर हर एक के पास। अगर इन 30-35-40 करोड़ सब्सक्राइबर को देखें तो 1.25 लाख करोड़ रुपया एक ऑपरेटर को आएगा। तो अपफ्रंट कॉस्ट है जो एक सब्सक्राइबर के लिए करीब 3 से 4 हज़ार रुपये में आएगी। और इक्विपमेंट कॉस्ट भी 6-7 हज़ार रुपये आती है। एक्चुअली जब कोई ऑपरेटर फील्ड में आता है, अगर वो इक्विपमेंट पे 6-7 हज़ार रुपये पर सब्सक्राइबर खर्च कर सकता है, तो स्पेक्ट्रम पे भी 4 हज़ार खर्च करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत वो इस बात की है क्योंकि इंडस्ट्री इस स्टेज पे आ गई है, इनकी पेइंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो पर से स्पेक्ट्रम प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, बट इनकी पेइंग कैपेसिटी क्योंकि आई है, बहुत कम हो गई है। और इसकी वजह कई हैं। कुछ तो ऑपरेटर स्पेसिफिक हैं, कुछ ऑपरेटर से बाहर भी हैं। जैसे क्योंकि ऑपरेटर्स की अभी तक जो मेंटलिटी थी वो ट्रेडर मेंटलिटी टाइप की थी, वो एंटरप्रेन्योरल नहीं थी, विजन कम थी, सोच नहीं पाए कि क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है। दूसरी बात ये है कि एक जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनियों का वो बहुत अलग अलग है, और ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी फ़र्क है। तीसरी बात है, इंडस्ट्री ने अपने आप को कंपटीशन से, अपने आप अनहेल्दी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये तो इनके हैं। दूसरे बाहर के पॉइंट्स भी हैं, जैसे जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं वो थोड़े कन्वोल्यूटेड हैं, थोड़े से बायस्ड भी हैं, शायद कोर्ट का इंटरवेंशन भी हुआ है, इस वजह से ये दिक्कतें आ गई हैं। बट धीरे धीरे इंडस्ट्री लाइन पे आ जाएगी क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राइस ठीक हैं। आई थिंक दे हैव टू फाइंड आउट ए वे टू fund themselves either by infusion of equity or bringing new investors or by whatever means. लेकिन रामनारायण सर, जो एसोसिएशन की ओर से कहा जा रहा है, जो कि कोचर साहब उसको रख रहे हैं कि असल में सबसे लोएस्ट प्राइसिंग इंडिया में दिख रही है, क्या एक ये वजह है, बड़ी वजह है भारत में जो टेलीकॉम कंपनियों का सेक्टर है पूरा का पूरा, उसकी इस हालत के लिए, या फिर जैसे कि आपने कहा कि अनहेल्दी जो कंपटीशन है वो दिख रहा है, कंपनियों के इंटरनल जो अब तक कार्यशैली रही है वो उसके पीछे बड़े कारण हैं? ये दोनों ही कारण हैं। कार्यशैली भी कुछ हद तक है, और जो प्राइस है, जो क्योंकि प्राइस तो फोरबियरेंस में आज के दिन, ये किसी रेगुलेटर ने कहा नहीं, ना सरकार ने कहा कि आप ये प्राइस कीजिएगा, ये दे आर डिटरमिन्ड बाय द ऑपरेटर देमसेल्व्स। और ये जो प्राइस हैं ये तो अनसस्टेनेबल हैं इसके सभी ऑपरेटर्स के लिए। कई बार कुछ ऑपरेटर अपने आप को प्रॉफिट में दिखा सकते हैं, बट वो इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि उनकी बोरोइंग बहुत कम है। बोरोइंग कम नहीं है, इफ़ योर रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द बोरोइंग बिकम
a burden. If the return is more than the interest rate, then it is leveraged. So earlier operators, they had thought that our returns will be more than the interest rate, so they have heavily leveraged. The new operators, they have put in a lot of equity, and so they are showing in profit. It is as simple as that. So, so there are only two ways to get out of this. Either these players who are in financial difficulty, they reduce their debt and infuse more equity, or the pricing has to be increased so that the rate of return is more than the interest rate. It has to be considerably more than the interest rate, and the problem will get resolved. Okay. And third solution also could be there. Yeah. Means government can think of it. They can request government, say the point is the equated installments look good, but the revenue comes slowly and slowly. If some scheme could be chalked out where initially their payments are less and slowly in the later installments, the installments are more when their paying capacity is more. That could be structured, keeping the price as the same. That could be another solution. कोचर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जो मिस्टर नारायण ने कहा, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जानना चाहूँ कि जब हम स्पेक्ट्रम नीलामी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से ये बाज़ार को बदलेगा, बाज़ार की सेहत को मजबूत कर सकता है, और साथ ही साथ कंपनी और जो नीड्स हैं फ्यूचर के एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के नज़रिए से, वहाँ पर किस तरीके से एक इसका पोटेंशियल नज़र आता है? देखिए, रामनारायण साहब की एक बात तो बिल्कुल वाजिब है, और वो है कि इंडस्ट्री को प्रॉफिट तो बनाना ही है ना। प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको प्रॉफिट बनाना, नहीं तो कम से कम नो लॉस पे तो जाना चाहिए। करंट सिचुएशन में जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वो प्रॉफिट तो क्या, वो नो लॉस पे भी जाना उनके लिए मुश्किल है इस प्राइसिंग के साथ। अब मैं एक दूसरा नज़रिया देखना चाहता हूँ। अब वो नज़रिया आया है कोविड के कारण। पिछले आप 9 महीने में देखिए कि टेलीकॉम एक हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ बन गई है। जैसे पानी के बगैर हम नहीं जी सकते, बिजली के बगैर हमारे लिए कठिन है, इसी प्रकार टेलीकॉम सर्विसेज अगर नहीं होंगी तो इसलिए हमारे लिए कठिन हो जाएगा। और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर बोले हैं, वो तभी हो सकते हैं कि अगर हमारे हर एक सिटीजन नेटवर्क के ऊपर आए, उसको कनेक्टिविटी मिले। तो इसलिए प्राइस बढ़ाना कहना आसान है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो जो एक विलेज में आदमी बैठा हुआ है, उसको क्या वो अफोर्ड कर पाएगा, और क्या ये उचित रहेगा कि उसको एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाए? दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि टेलीकॉम एक फाउंडेशनल सेक्टर बन गया है, जिसकी अहमियत अब वो समझ रहे हैं। अभी आप देखिए, इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला कि टेलीकॉम एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर निकल कर आया है। ये जगह जगह पे अभी हम सुन रहे हैं जो हम पहले नहीं सुन रहे थे। तो अगर ये देखा जाए तो हमको उदाहरण लेने चाहिए बाकी कंट्री से भी कि क्या गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू टेलीकॉम इंडस्ट्री से लेना उचित समझती है, स्पेशली इस सिचुएशन में जबकि बाकी इंडस्ट्रीज जितनी भी चल रही हैं वो बिना टेलीकॉम के उतना रेवेन्यू नहीं कमा पाएंगी जितना टेलीकॉम से कमा रही है, टेलीकॉम के कारण कमा रही है। तो वहां से रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो सेकेंडरी रेवेन्यू आ रहा है वो बहुत सारा आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी साधन है, स्पेक्ट्रम हो, फाइबराइजेशन हो, उसके चार्जेस गवर्नमेंट इसको वेव ऑफ क्यों नहीं कर देती फॉर पब्लिक गुड? बाकी चीज़ों पे आप लगाएं, मतलब उसको अगर हम साइड पे भी रखते हैं तो इस समय जो हमारी लेवीज लग रही हैं, कई लेवीज ऐसी हो गई हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप उदाहरण के तौर पर देखिए, एक लेवी हमें लगती है USOF, तो उसमें इस समय करीब 50% से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का पड़ा है जो वो खर्च नहीं कर पाए, लेकिन ऑपरेटर्स के ऊपर ये लेवी लगती जा रही है, साल प्रति साल लगती जा रही है। उसको हटाना चाहिए। लाइसेंस फी उसको कम करना चाहिए। स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस उसको कम करना चाहिए। तो ऐसे कई चार्जेस हैं जो पीछे से चलते आ रहे हैं, जो पहला एनवायरनमेंट था उससे चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी चेंज एनवायरनमेंट में पुराने भी चलते आ रहे हैं और नए भी लागू हो गए। तो इसको बैठ के रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा हमेशा आग्रह रहता है गवर्नमेंट के साथ, और हम उनके साथ
इस पे चर्चा करते रहते हैं कि इसको कम करिए। अब देखना यह है कि कितना वो कम करेंगे और कितना हम मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। रामनारायण जी सही कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जनरेशन आनी जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि ऑपरेटर सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर पूरा बोझ डाल दे, और ये भी नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट पूरा बोझ ऑपरेटर के ऊपर डाल दे, क्योंकि फाइनली तो वो सिटीजन के ऊपर जाएगा ना। तो वो जरा हमें मद्देनजर रखते हुए हमको सोचकर चलना है। और ये ज़्यादा कठिन आगे चल के होगा जब 5G आएगा। 5G का यूज केस नहीं है इस समय, नई टेक्नोलॉजी है। आप उसको रोल आउट करेंगे, ऑपरेटर्स उसको रोल आउट करेंगे, लेकिन उसमें इमीडिएट कोई प्रॉफिट दिखेगा नहीं, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखेगा नहीं, क्योंकि यूज केस ही नहीं है। और उसमें इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। तो उस समय जब तक गवर्नमेंट बीच में नहीं आती, उसमें मध्यस्थता नहीं करती और नए नजरिए से नहीं देखती, तो 5G रोल आउट मेरे को समझ नहीं आता कि किस प्रकार होगा। लेकिन कुजर साहब, जो आपने पॉइंट रखा कि आर्थिक मदद कुछ सरकार की ओर से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर हो, इसमें टेलीकॉम में, और दूसरा आपने कहा कि जो टैक्सेस को लेकर है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। लेकिन सवाल तो वहीं पर बना रहेगा जो रामनारायण साहब ने कहा कि प्राइसिंग, क्योंकि प्राइसिंग तो ऑपरेटर्स को तय करनी है, और इंडस्ट्री में ऑपरेटर्स के बीच जो कंपटीशन दिखा है उसे फेयर अनफेयर जो भी नाम दिया जाए, वो सबसे बड़ी वजह दिखती है आज इस हालत पर सेक्टर खड़ा हुआ। जो आप कह रहे हैं कि अगर हम नए स्पेक्ट्रम की नीलामी में देखते हैं तो उस तरीके का रेवेन्यू नज़र नहीं आ रहा है, या नई टेक्नोलॉजी या 5G को हम अगर अनरोल करते हैं तो उसके साथ साथ खड़े होने के लिए सेक्टर के पास वो सिस्टम या फिर ROI वो उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो ये ऐसा है कि जब भी प्राइवेट सेक्टर में मार्केट ड्रिवन फोर्सेस आएंगी, तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स आएंगे वो चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो और हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका कम हो, तो अपने अपने बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये उचित अनुचित ये डिबेट तो चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन हर एक कंपनी को इसी दायरे में रह के ये सोचना है कि कितना वो प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। कार्टेलाइजेशन तो है नहीं कि सब इकट्ठा ही बढ़ा दें, तो सब्सक्राइबर को कोई चॉइस ही नहीं है, किसी के पास भी जाए प्राइस बढ़ा हुआ है। तो इसलिए वो उसमें सब्सक्राइबर बेस एरोजन भी देखेंगे, मार्केट फोर्सेस भी देखेंगे, उनका इनपुट कितना लग रहा है पैसा वो भी देखेंगे। ये सब मद्देनजर रखते हुए प्राइस डिसाइड की जाएगी, और वो करते हैं, समय समय पर करते हैं। हमने तो गवर्नमेंट को ये भी बोला है, तीनों ऑपरेटर ने मिलकर बोला है कि आप एक मिनिमम फ्लोर प्राइस सेट कर दीजिए, ठीक है। जो रामनारायण जी कह रहे हैं कि अनुचित कंपटीशन, उससे खत्म हो जाएगा। आप मिनिमम फ्लोर प्राइस सेट कर दीजिए, और वो मिनिमम फ्लोर प्राइस आप 2 साल के लिए सेट करिए, जिससे कि मिनिमम एटलीस्ट नो प्रॉफिट के लेवल तक तो इंडस्ट्री को ले आइए। उसके बाद 2 साल के बाद आप फिर से उसको विजिट करें, देखें उससे कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, या उसको ऊपर करना है, नीचे करना है, हटा देना। आप वो पावर अपने पास रखें, लेकिन मिनिमम फ्लोर प्राइस तो सेट कर दें। ये भी हमारा डिमांड TRAI के पास पड़ा है। अब हम उस TRAI से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसका पब्लिक में डिस्कशन कराएं, व्यू पॉइंट्स लें लोगों से, और उसके बाद अपने रिकमेंडेशंस DOT को दें। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ये ऑनगोइंग चीज़ें हैं। रामनारायण जी, जो कोचर साहब कह रहे हैं कि अगर हम इस स्पेक्ट्रम नीलामी को देखें, देश की ज़रूरत या फिर जो कंज्यूमर है उनके नज़रिए से इससे क्या कुछ बड़ा फ़ायदा आपको लगता है आने वाले वर्षों में, और साथ साथ उद्योग जगत या इकनॉमी के नज़रिए से, और दूसरा इससे खुद उस सेक्टर को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है अगर इस स्पेक्ट्रम के ज़रिए हम आने वाले कुछ वर्षों के आगे के ग्राफ को समझें तो? देखिएगा, स्पेक्ट्रम नीलामी से, स्पेक्ट्रम तो इसेंशियल सोर्स है टेलीकॉम सर्विस देने के लिए, क्योंकि इसके बगैर नेटवर्क बनता नहीं है। और जैसे जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और जो आज के दिन ब्रॉडबैंड की स्पीड्स हैं वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है। मतलब हिंदुस्तान की जो ब्रॉडबैंड स्पीड है वो वन ऑफ द लोवेस्ट है वर्ल्ड में। तो इसको बढ़ा सर्विसेज जो देने के लिए, अगर हमें डिजिटल इंडिया का सपना देखना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, रीच भी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए ये फोल्डर है, ये तो एक रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम, तो इसकी ज़रूरत है। और इंडस्ट्री ने भी कहा है कि ज़रूरत है, सरकार भी सोचती है ज़रूरत है, इसीलिए सरकार ने नीलामी की है। तो और ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेलीकॉम पे ही सारा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट है, इकोनॉमी भी डिपेंडेंट है। तो ये बिल्कुल उचित है। खाली प्राइस की बात है, प्राइस मैंने बताया शायद सही है, पेइंग कैपेसिटी का इशू है।
दूसरा जो कोचर जी जो एक इशू बार बार आता है, मतलब मेरे जहन में कभी कभी ये आता है कि ये बात तो सही है, अगर टेलीकॉम में जो चार्जेज हैं, SUC लाइसेंस फीस और USO फंड चार्जेस, ये मिला के काफ़ी सारी लेवीज हो जाती हैं, ऊपर से GST लग जाता है। बट ये लेवीज जब इंडस्ट्री हेल्दी थी 2-3-4 साल पहले, ये तब भी थी और तब पेनिट्रेशन कम था, तो ये उसकी वजह से नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 10% ज़्यादा है, आज के दिन ARPU 125 रुपये है, अगर 5 रुपये किसी ने और दे दिए, 120 की बजाय 130 दे दिया, मुझे नहीं लगता है कि उसकी वजह से कोई सर्विस लेना बंद कर देता है या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। इलास्टिसिटी जो डिमांड होती है उसमें काफ़ी महंगी उसके बाद आता है। ये विद इन पेइंग कैपेसिटी है। पहले ARPU 150-200 रुपये तक गए थे तो सारी इंडस्ट्रीज हेल्दी थी। अभी मान लिया कम भी कर दिया और सब अपना प्राइस फिर रिड्यूस कर दें, जो मान लिया जो पावरफुल ऑपरेटर है वो और कम कर दे, तो यू आर अगेन एट द सेम स्टेज। सो ऑल्दो हो सकता है कि सरकार कम कर दे, मान लिया कर भी दे, फिर भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और सरकार को भी रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड रेवेन्यू अगर सरकार ने इकट्ठा कर लिया, मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर कर दे तो सरकार बहुत बढ़िया है, बट इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जब तक इंडस्ट्री अपने आप में प्राइसिंग को, ये जो रिवर्स कार्टेलाइजेशन है, जो कोचर जी ने कहा, कार्टेलाइजेशन तो है नहीं बट रिवर्स कार्टेलाइजेशन है। रिवर्स का मतलब है वो बहुत दाम कम करके और फिर एक दूसरे पर कम्पीट कर रहे हैं और अपने आप को काट रहे हैं। किसी ने तो कहा नहीं ना, कस्टमर ने कभी कंप्लेंट नहीं किया आप हमें महंगा चार्ज दे रहे हो। जब कस्टमर की कंप्लेंट नहीं है, सरकार की कंप्लेंट नहीं है और इन्होंने अपने आप किया है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर वो आपस में ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर रेगुलेटरी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, तो फिर उसके लिए तो फ्लोर प्राइसिंग करना चाहिए सरकार को। तो वो फिर रेगुलेटरी इंटरवेंशन की फिर वही पेइंग कैपेसिटी, उसी से समस्या हल हो सकती है, और तो कोई तरीका नज़र नहीं आता है अभी। या ये अपनी कैपिटल करके अपना इंटरेस्ट रेट कम करें, इंटरेस्ट आउटगो कम करें, दो ही तरीके से इंडस्ट्री हेल्दी हो पाएगी। लेकिन रामनारायण साहब, एक चीज़ जो बार बार एक आम दर्शक समझना चाहता है कि जब भी स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, चाहे वो 2016 हो या उसके पहले कि जब भी इस तरह के मामले आए हैं, और जो टेलीकॉम सेक्टर के खिलाड़ी हैं या फिर जो मैं कहूँ कि ऑपरेटर हैं, उनकी दलील हर बार तकरीबन यही नज़र आती है कि उनके पास फाइनेंसेस की कमी है या टैक्सेस या बोली बहुत ज़्यादा है, बेस प्राइस। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत में पिछले 10 साल के ही आंकड़े को देखें, टेलीफोन यूज़र्स की संख्या कई गुना बढ़ती है सालाना तौर पर। इंटरनेट की डिमांड महीने के आंकड़े बताते हैं कि बहुत तेज़ी से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। उसके बावजूद ऐसा क्या है कि लगातार ऑपरेटर घाटे में हैं और वो उम्मीद करते हैं कि सरकार निवेश करे या टैक्स फ्री करे या टैक्स कम करे और पब्लिक उसके लिए पे करे और मुनाफा कंपनियां कमाएं? यह आपने बिल्कुल बात सही की है कि कंपनियां मुनाफा कमाएं। कंपनियों ने 10-15 साल पहले खूब अच्छे हेल्दी प्रॉफिट कमाए हैं, इसमें कोई ये सबको मालूम है। और स्पेक्ट्रम उन्होंने बिड किया था, वो प्राइस दिया और उसमें भी पैसे कमाए और अभी भी कमा सकते हैं। और मतलब आप 2-3 साल पहले का ही देख लो ना, ARPU 200 रुपये के करीब था, अब 100 रुपये के करीब आ गया था, थोड़ा सा बड़ा है। अगर वो ARPU 200 रुपये हो जाएगा तो सारी इंडस्ट्री हेल्दी हो जाएगी, अपने आप हेल्दी हो जाएगी। और ये जो है बड़ी फिगर नज़र आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। अब आप पर कस्टमर को अगर लोड करेंगे तो ये फिगर बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये पर कस्टमर। 3-4 हज़ार रुपये एक मॉडेम आता है, 3-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं, हर आदमी ले लेता है। UPS ले लेता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए, इंटरनेट नहीं जाए है। जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपये आती है पर कस्टमर, उसको आराम से देते हैं, उसमें तो कभी कंप्लेंट नहीं होती है। तो ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, कुछ देशों में ऐसा है कि वही स्पेक्ट्रम को फ्री दे दिया जाए, बट हिंदुस्तान में जिस तरीके की हमारी व्यवस्था है उसमें ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें फिर एक दूसरे के एक्विजिशन हो जाते हैं, करप्शन का केस है, फेवरेटिज्म का केस है। इसीलिए ऑक्शन एक सभ्य तरीका, सही तरीके से माना गया है, इसलिए किया गया है ऑक्शन। नहीं तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस था, उसमें भी इश्यू हो गए कि भाई आप सब्सक्राइबर को जैकअप कर देते हो, उसमें मैनिपुलेशंस हैं, फेवरेटिज्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पहले वाले स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा नहीं होता तो, बट अब तो इतनी मैच्योर मार्केट है, सारे कस्टमर हैं, हर
ऑपरेटर के पास 30-40 करोड़ कस्टमर्स हैं और उसमें अगर ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ओके सर। कोचर साहब, अब आखिर में समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से दुनिया में तेज़ी के साथ हम देखते हैं कि डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है, और जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे उद्योग जगत या इकनॉमी का एक बड़ा शेयर जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटल के सहारे उसके कंधों पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बेस्ट मॉडल इसमें बेस्ट वे क्या हो सकता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उस पर भी ज़्यादा बोझ न पड़े, कंज्यूमर जिस तरीके से है वो खड़ा हुआ है आपके साथ में, और जो बाकी उद्योग हैं क्या वो शेयर कर सकते हैं कुछ, क्योंकि जब हम इस नए स्पेक्ट्रम या फिर नई 5G टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ेंगे उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सभी सेक्टरों को मिलने वाला है। देखिए, इसमें मैं एक दो चीज़ रामनारायण जी ने जो बोला उस पर थोड़ी टिप्पणी करना चाहूँगा। ऑक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है, ये मैं उनसे 100% सहमत हूँ। एलोकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑक्शन में आप रिजर्व प्राइस इतना हाई मत रखिए। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑक्शन के जरिए ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। अब आप पिछली ऑक्शन में देखिए कितना लोगों ने खरीदा। 50% आपका स्पेक्ट्रम, 50% से ज़्यादा स्पेक्ट्रम बिका ही नहीं। की ज़रूरत तो तब भी थी। अब मेरे को डर ये है कि अब की बार भी वैसा ना हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन क्यों लानी है गवर्नमेंट को? आप रिजर्व प्राइस कम रखिए। अगर उनको कम्पीट करना है और उनको चाहिए तो अपने आप ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए रूरल, हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है अर्बन एरिया में 133% पेनिट्रेशन है, 133%, और रूरल एरिया में है अप्रॉक्सीमेटली 50%, 50 से थोड़ा ज़्यादा। तो अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर आएगा? जब नेटवर्क बढ़ेगा तो मैक्सिमम तो जहाँ पे नेटवर्क बढ़ेगा वहाँ पे आएगा ना, रूरल एरिया में। और उस रूरल कस्टमर को, पुअर कस्टमर को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेटर्स ने वॉइस फ्री कर दिए, सिर्फ डेटा का पैसा लिया जा रहा है। और डेटा कंजम्पशन मैक्सिमम कहाँ है? अर्बन एरिया में है। लेकिन उसकी ज़रूरत कहाँ है? पूरे इंडिया में है। रामनारायण जी ने ठीक ही बोला कि डिजिटाइजेशन के लिए हर एक सब्सक्राइबर को नेटवर्क पे आना है, तो उनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते। ओके। इसलिए हमें मिलजुल के करना है। अब आपका जो प्रश्न है वो बहुत अहम प्रश्न है। आप एक एक्सरसाइज, साइंटिफिक एक्सरसाइज कराइए कि आप टेलीकॉम को निकाल दीजिए और उद्योग जगत में जो बाकी डेवलपमेंट हो रही है देखिए उससे गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलता है बिना टेलीकॉम के, बिना कम्युनिकेशन के। और फिर उस पर कम्युनिकेशन का लेयर चढ़ाइए और देखिए कितना फर्क पड़ता है। आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा कि बिना टेलीकॉम के उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहेगा, उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रहेगा बहुत कम रहेगा। तो बिना कोई नया तरीका लाने के लिए टेलीकॉम से उनकी जो एम्पावरमेंट हो रही है, जिसको हम फर्स्ट में फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं, उससे जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आज के रूल्स के हिसाब से मिलेगा वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर नेटवर्क नहीं पड़ेंगे तो वो कम रहेगा। अब इंडस्ट्री 4.0 की सब बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 में अगर टेलीकॉम नहीं आएगा तो क्या करेगी इंडस्ट्री 4.0? तो फिर एक इंडस्ट्री रहेगी ना। तो टेलीकॉम आने के कारण उसका जो राजस्व भुगतान है गवर्नमेंट की तरफ वो बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। टेलीकॉम का तला निकाल दीजिए तो नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो इसलिए जो आपने पॉइंट रेज किया वैलिड पॉइंट है, और रामनारायण साहब ने जो कहा कि किस तरीके से हम बेटर वे, एक जो रास्ता है वो बेहतर रास्ता हो सकता है ताकि सेक्टर भी इम्प्रूव करता रहे और जो उसका योगदान है इकनॉमी में वो भी बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अर्थनीति के आज के इस अंक में इतना ही, जिसमें आपने समझा कि किस तरीके से जो स्पेक्ट्रम के आवंटन, उसकी जो नीलामी है वो होने जा रही है, किस तरीके से इसकी तस्वीर बदलेगी और डिजिटल इंडिया में इसका योगदान जो रोल होगा भविष्य में वो किस तरीके से हो सकता है, लेकिन सेक्टर खुद किस तरीके की चुनौतियों से जूझ रहा है और उसकी क्या हर्डल्स हैं जिन्हें किस तरीके से हम दूर करने की मांग इंडस्ट्री का वो खास सेक्टर सरकार से रखता है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।